हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट फॉर आईक्यू में आपका स्वागत है। माई सेल्फ मनोज जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो नेशनल इमरजेंसी पे रहेगा, जो आर्टिकल 352 में मेंशन किया हुआ है। देखिए, हम आज जो टॉपिक लेके आ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके जुडिशियल एग्जाम के लिए रहेगा। देखिए, जो आप सबको पता है कि जो हमारा इमरजेंसी का टॉपिक है वो पार्ट 18 में दिया हुआ है, और इसमें हम 3 इमरजेंसी पढ़ते हैं। एक नेशनल इमरजेंसी, एक स्टेट इमरजेंसी और एक फिनेंशियल इमरजेंसी। यदि हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं वो आर्टिकल 352 में मेंशन किया हुआ है। यदि हम स्टेट इमरजेंसी की बात करते हैं तो वो आर्टिकल 356 में मेंशन किया हुआ है, और यदि हम फिनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं तो वो आर्टिकल 360 में मेंशन किया हुआ है। क्योंकि आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल 352 जो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। देखिए, ये बात आप सबको पता है कि जो हमारे यहाँ जो इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है, उद्घोषित की जाती है, वो प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है। लेकिन जब हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो हमारे संविधान में ये 3 ग्राउंड्स दिए हुए हैं जिसमें कि प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करते हैं, और वो ग्राउंड्स हैं वॉर यानी कि युद्ध। एक दूसरा ग्राउंड है हमारे पास एक्सटर्नल एग्रेशन, जिसे हम बोलते हैं बाहरी आक्रमण, और तीसरा ग्राउंड हमारे पास था इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसे हमने बताया है आंतरिक अशांति। लेकिन जब संविधान में 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 हुआ तो हमने जो तीसरा ग्राउंड था हमारे पास इंटरनल डिस्टर्बेंस का, उसे हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, रिपील कर दिया, और उसकी जगह हम एक नया ग्राउंड इंट्रोड्यूस किया जिसे हमने जाना आर्म्ड रेबेलियन, जिसे हम बोलते हैं सशस्त्र विद्रोह। यानी कि नेशनल इमरजेंसी के नाम पे हमारे पास अब 3 ग्राउंड है जिसपे कि प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। एक आपका हो गया वॉर यानी कि युद्ध, दूसरा हो गया एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि बाहरी आक्रमण, और तीसरा ग्राउंड जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था वो तो अब रिफील्ड हो चुका है। तो अब तीसरा ग्राउंड हमारे पास है आर्म्ड रेबेलियन, जिसे हम बोलते हैं सशस्त्र विद्रोह। लेकिन जब हम आर्टिकल 352 क्लॉज 1 की बात करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, यानी कि जब राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है। हम मसला यहाँ पर ये है कि जब राष्ट्रपति को ये सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि इंडिया या इंडिया के किसी पार्ट में कोई ऐसी इमरजेंसी एग्जिस्ट हो गई है कि हमें आर्टिकल 352 में प्रोक्लेमेशन करना पड़ेगा इमरजेंसी का, तो प्रेसिडेंट पूरे इंडिया में या उस कंसर्न पार्ट में इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। लेकिन मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि जो वर्ड है सेटिस्फेक्शन यानी कि समाधान, तो ये सेटिस्फेक्शन प्रेसिडेंट का खुद का होता है या किसी और का सेटिस्फेक्शन है। तो देखिए, ये बात आप सबको पता है कि जो प्रेसिडेंट हमारे जो प्रेसिडेंट है उनकी पोजीशन काफी वीक है। ही हैज अ नॉमिनल पावर, ही इज ओनली रबर स्टैम्प। एक्चुअल पावर ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव वेस्टेड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव हेड तो दिखाया हुआ है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की जो एक्चुअल पावर है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। इसका मतलब है जो भी प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में करने को कहेगा वही जनरली प्रेसिडेंट करते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 352 में जो सेटिस्फेक्शन है वो प्रेसिडेंट का अपना सेटिस्फेक्शन नहीं है, बल्कि ये सेटिस्फेक्शन किसका है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है। तो यहाँ पर जब प्रेसिडेंट को आर्टिकल 352 में ये सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि इंडिया या इंडिया के किसी पार्ट में इनमें से किसी ग्राउंड को लेके कोई खतरा है, तो प्रेसिडेंट पूरे इंडिया में या कंसर्न पार्ट में नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। ये बात क्लियर है? अब हम जब बात करते हैं आर्टिकल 352 क्लॉज 2 की, तो जरा देखिए यहां पर हमने जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने आर्टिकल 352 क्लॉज 1 में इन 3 ग्राउंड्स में नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की थी। लेकिन आर्टिकल 352 ये कहता है कि सच प्रोक्लेमेशन में बी रिवोक्ड और वैरीड बाय द सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। इसका मतलब ये है कि जो आर्टिकल 352 में प्रोक्लेमेशन यानी कि उद्घोषणा की गई थी, प्रेसिडेंट चाहे तो एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन करके जो आर्टिकल 352 में जो प्रोक्लेमेशन की थी उसे रिवोक कर सकते हैं या उसे वापस ले सकते हैं। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 352 क्लॉज 3 की, तो इस बात को ध्यान रखना है, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको फर्स्ट क्लॉज में भी अभी सेटिस्फेक्शन के रूप में बता दी है कि प्रेसिडेंट तभी इमरजेंसी प्रोक्लेम करेंगे जब पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राइटिंग में उन्हें ऐसा करने के लिए कहेगी। यानी कि प्रेसिडेंट तब तक ऐसी इमरजेंसी प्रोक्लेम नहीं करेंगे जब तक कि 352 क्लॉज 3 में प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन्हें राइटिंग में ऐसा करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। यहां तक बात क्लियर है? अब हम बात करेंगे
आर्टिकल 352 क्लॉज 4 की। देखिए अब इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपने एक प्रोक्लेमेशन तो कर दिया आर्टिकल 352 क्लॉज 1 में, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यहाँ पर प्रोक्लेमेशन यानी कि उद्घोषणा। लेकिन ये प्रोक्लेमेशन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक कि पार्लियामेंट इसका अप्रूवल ना कर दे। यानी कि ये प्रोक्लेमेशन होने के बाद ये प्रोक्लेमेशन कहाँ किसके सामने प्रेजेंट की जाएगी? ये की जाएगी पार्लियामेंट के सामने। और ये प्रोविजन कौन सा कहता है? ये आर्टिकल 352 क्लॉज 4 हमें बात कहता है कि जो रेजोल्यूशन हमने जो प्रोक्लेमेशन है आर्टिकल 352 क्लॉज 1 में, वो प्रोक्लेमेशन हम पार्लियामेंट के सामने रखेंगे और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से उसका अप्रूवल हो जाना चाहिए। एक है हमारे पास लोकसभा, एक है राज्यसभा, 2 हाउसेस हैं और इन दोनों हाउसेस में इस प्रोक्लेमेशन का अप्रूवल हो जाना चाहिए विद इन 2 मंथ्स। लेकिन इसमें भी 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1978 में और उसमें ये जो 2 मंथ का जो टाइम था उसे हमने रिड्यूस करके अभी कर दिया है 1 मंथ। यानी कि जो क्लॉज 1 में जो प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट ने किया था वो क्लॉज 4 ये बताता है कि वो प्रोक्लेमेशन पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा अप्रूवल के लिए। और पहले 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से पहले टाइम पीरियड था 2 मंथ, लेकिन अब 1 महीने के अंदर दोनों हाउसेस से इसका अप्रूवल हो जाना चाहिए, तभी ये प्रोक्लेमेशन ये इमरजेंसी एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अभी एक मसला ये आता है कि ऐसा हो कि राज्यसभा ने वो प्रोक्लेमेशन तो अप्रूव कर दिया, लेकिन जब लोकसभा में हमने उससे अप्रूवल के लिए भेजा तो देखा कि लोकसभा तो पहले से ही डिसॉल्व हो गई, या 1 महीने के अंदर जो हमने टाइम बताया 1 मंथ की जो बात की थी, राज्यसभा ने तो उसे अप्रूव कर दिया, लेकिन जब हम लोकसभा में भेजते हैं विद इन 1 मंथ तो देखा कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई है। तो ऐसे में क्या हो? तो ऐसे में चूंकि राज्यसभा तो उस रेजोल्यूशन को पास कर चुका है, लोकसभा पहले से ऑलरेडी डिसॉल्व थी या विद इन 1 मंथ वो डिसॉल्व हो जाती है, तो जब कभी भी लोकसभा न्यू इलेक्टेड लोकसभा यानी कि जब भी नई लोकसभा चुन के आएगी उसकी कभी तो फर्स्ट मीटिंग होगी। उसकी फर्स्ट मीटिंग होने के 30 डेज के अंदर, ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ 1 मंथ की बात नहीं कर रहे हैं। यदि यहाँ पर हमने 1 मंथ बोला तो 1 मंथ, 30 डेज बोला तो 30 डेज। तो जब न्यू इलेक्टेड लोकसभा आएगी उसकी जब भी फर्स्ट मीटिंग हेल्ड होगी उसके 30 डेज के अंदर लोकसभा से उसका अप्रूवल हो जाना चाहिए। ये बात हमें कहता है 4th क्लॉज। अब यहां से जब ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेस से उसका अप्रूवल हो जाता है तो ऐसी इमरजेंसी एग्जीक्यूट हो जाती है, और यदि बीच में कभी वो इमरजेंसी वापस नहीं ली गई है तो ये अगले 6 महीने तक एनफोर्स है। लेकिन अब मसला ये आता है कि यदि हमें 6 महीने के बाद भी ऐसा इमरजेंसी को कंटिन्यू रखना है, यानी कि हमें लगता है कि अभी भी जो इंडिया या उसके टेरिटरी में अभी ऐसी कंडीशन नहीं है कि हमें इमरजेंसी वापस लेनी है, हमें कंटिन्यू बनाए रखना है, तो क्या फिर 6 महीने के बाद फिर हमें वो जो प्रोक्लेमेशन है वो पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा और क्या फिर यही प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा? तो आर्टिकल 352 का क्लॉज 5 यही बताता है कि एक बार इमरजेंसी लगने के बाद 6 महीने तक वो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन 6 महीने के बाद यदि वो हमें इमरजेंसी कंटिन्यू रखनी है तो फिर आपको पार्लियामेंट के सामने उस प्रोक्लेमेशन को दोबारा रखना पड़ेगा और फिर दोनों हाउसेस से उसका अप्रूवल फिर वही 1 मंथ के अंदर दोनों हाउसेस से उसका अप्रूवल हो जाना चाहिए। लेकिन फिर वो कंडीशन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि राज्यसभा से यदि उसका अप्रूवल हो जाता है और लोकसभा डिसॉल्व पहले से हो रखी है या 1 महीने के अंदर वो डिसॉल्व हो जाती है, तो फिर जब भी न्यू लोकसभा इलेक्ट होके आएगी उसकी जब भी फर्स्ट मीटिंग होगी उसके 30 डेज के अंदर ऐसा अप्रूवल हो जाना चाहिए। यानी कि एक बार अप्रूवल होने के बाद वो इमरजेंसी 6 महीने के लिए एग्जीक्यूट होगी, लेकिन अगले 6 महीने और फिर 6 महीने आपको कंटिन्यू करना है, तो हर बार वो इमरजेंसी आपको वो प्रोक्लेमेशन आपको पार्लियामेंट के सामने इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्लियर है बात? लेकिन एक मसला ये आता है कि हम ऐसे 6 महीने करके कितना बढ़ा सकते हैं? क्या इसके लिए कोई मैक्सिमम टाइम पीरियड है जिसके लिए हम नेशनल इमरजेंसी इंडिया में बनाए रख सकते हैं? तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी टाइम स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, यानी कि इसका कोई मैक्सिमम ड्यूरेशन मेंशन नहीं किया हुआ है। और जैसे हमने इसके एग्जाम्पल भी देखे थे कि जब चाइना ने 1962 में हम पे अटैक किया था तो ये इमरजेंसी 1968 तक चली थी। अब ग्राउंड हमारा वॉर था,
लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है। लगभग 1962 से लेकर 1968 तक चाइना ने जब हम पे वॉर की स्थिति हमारे साथ हुई थी तो लगभग इतने टाइम तक वो इमरजेंसी एग्जिस्ट रही। और ऐसी ही जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर की सिचुएशन हुई, वॉर हुआ, तो वो 1971 से लेकर 77 तक वो इमरजेंसी एग्जीक्यूट रही। अब मसला यहाँ पर ये आता है कि जब हम 6 क्लॉज की बात करते हैं इसमें, तो ये तो बात हमें समझ में आती है कि जो प्रोक्लेमेशन होगा वो पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा और पार्लियामेंट द्वारा उसका अप्रूवल होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस से उसका अप्रूवल होता है तो उसमें अप्रूवल का कोई ना कोई मेजोरिटी, कोई ना कोई वोटिंग सिस्टम तो होता होगा। तो यहाँ पर जब लोकसभा और राज्यसभा उस प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करते हैं तो वहाँ पर कौन सी मेजोरिटी फॉलो की जाती है। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर वो सिंपल मेजोरिटी फॉलो करते हैं। यानी कि मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। क्लॉज 3 की बात मैं यहाँ पर करूंगा, क्लॉज 6 की बात मैं यहाँ पर करूंगा। और क्लॉज 6 में हमें ये देखने को मिलता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस उसका अप्रूवल करेंगे तो कौन सी मेजोरिटी फॉलो करेंगे, स्पेशल मेजोरिटी। मैं आपको समझा दूं कि क्लॉज 6 में हमें बता रखा है कि वो अप्रूवल स्पेशल मेजोरिटी से होगा। और मैं इस बात को भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इसे बोलते हैं विशेष बहुमत। यानी कि जब पार्लियामेंट के सामने वो प्रोक्लेमेशन रखा जाता है तो वो दोनों हाउसेस से उसका अप्रूवल होना चाहिए। अब ये अप्रूवल होगा कैसे, मैं आपको समझाता हूँ स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू। और स्पेशल मेजोरिटी क्या है, ये कहता है मोर देन 50% मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड दूसरा फॉर्मूला भी यहां पर काम करेगा, नॉट लेस देन 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स। यानी कि ये कह रहा है कि सपोज अप्रूवल के लिए वो रेजोल्यूशन तो प्रोक्लेमेशन तो लोकसभा के सामने इंट्रोड्यूस होगा या राज्यसभा के सामने इंट्रोड्यूस होगा। सपोज वो लोकसभा के सामने इंट्रोड्यूस हुआ तो स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब है कि लोकसभा में जितने भी टोटल मेंबरशिप होगी उसका मोर देन 50% मेजोरिटी हमें चाहिए होगा। और दूसरा एक फॉर्मूला भी हमें फॉलो करना पड़ेगा जिसमें बता रखा है कि उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत हमें चाहिए ही चाहिए। यानी कि 2 फॉर्मूले, एक तो कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक बहुमत, मोर देन 50% मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, और साथ ही साथ उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत, यानी कि नॉट लेस देन 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स। तो यदि हमने ये पूरा का पूरा मेजोरिटी फॉलो कर लिया तो ये मान लिया जाएगा कि लोकसभा ने वो रेजोल्यूशन पास कर दिया। और अब उसके बाद वो कहां जाएगा, दूसरे हाउस में, और दूसरे हाउस में भी सेम फॉर्मूला हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो क्लॉज 4 में पार्लियामेंट उस इमरजेंसी को, उस रेजोल्यूशन को अप्रूव करती है, उसका तरीका या मेथड क्या है वो हमें क्लॉज 6 में देखने को मिलता है। लेकिन अब हम बात करते हैं क्लॉज 7 की। देखिए जब हम बात करते हैं आर्टिकल 352 क्लॉज 7 की बात करते हैं तो देखिए एक नई चीज और हमें देखने को मिलती है। अब ऐसा हो कि हमने एक इमरजेंसी प्रोक्लेम की और अब मैंने आपको बताया था कि एक बार में वो कितने मंथ के लिए काम करती है, 6 मंथ्स के लिए। अब ऐसा हो कि हमें 3 महीने के लिए 4 महीने हो गए हमारे, और जब हमने जो इमरजेंसी 6 महीने के लिए लगाई थी लेकिन 4 महीने के बाद हमारी स्थिति सामान्य हो गई। अब हमें लगता है कि हम एडिशनल 2 महीने या 3 महीने उस इमरजेंसी को क्यों बनाए रखें, तो क्यों ना हम उस इमरजेंसी को विड्रॉ करना चाहते हैं तो क्या उसे विड्रॉ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इसे विड्रॉ किया जा सकता है। और विड्रॉ करने के लिए जो प्रोविजन है वो हमें काम देखने को मिलता है क्लॉज 7 में। और विड्रॉ करने की पावर हमने पूरी तरह से पार्लियामेंट को नहीं दी, यानी कि पार्लियामेंट के एक हाउस, लोअर हाउस यानी कि लोकसभा को दिया। यदि लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाता है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई इमरजेंसी जो रेजोल्यूशन है वो अप्रूव होता है पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी से, लेकिन यदि वो इमरजेंसी विड्रॉ की जाती है तो पहले बार केवल लोकसभा करेगा।
और दूसरी बात है वहां पर वो सिंपल मेजोरिटी फॉलो करेंगे। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है? मोर देन 50% मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स, यानी कि उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 50% से अधिक बहुमत, ये कहलाता है हमारा सिंपल मेजोरिटी या साधारण बहुमत या सामान्य बहुमत, कुछ भी कहिए आप। तो यदि ये रेजोल्यूशन ये इस मेजोरिटी से लोकसभा ये रेजोल्यूशन पास कर देती है कि हमें इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी विड्रॉ कर लेनी चाहिए, तो ये विड्रॉ हो जाएगी, यानी कि 6 महीने से पहले भी हम उसे विड्रॉ कर सकते हैं। और मैं अब एक प्रोविजन और लेके चलूंगा इसमें 7 के बाद क्लॉज 8। अब ये चीज भी आप समझ लीजिए कि जब लोकसभा में ये मेजोरिटी होगी तो उसके लिए ये लोकसभा तक ये रेजोल्यूशन जिसमें हम वोटिंग करा रहे हैं सिंपल मेजोरिटी से, तो वो एक रेजोल्यूशन लोकसभा तक कैसे पहुंचे, ये भी तो देखने वाली बात होगी। ऐसा थोड़ी कि मैंने और आपने चाहा और वो जो हमारा रेजोल्यूशन है वो लोकसभा के सामने इंट्रोड्यूस हो गया, ऐसा नहीं होगा। यानी कि जब लोकसभा के कम से कम 1/10 मेंबर इस बात का अप्रूवल यानी कि अपनी कंसेंट देते हैं कि ऐसा रेजोल्यूशन लोकसभा के सामने लाया जाना चाहिए और उस पे वोटिंग होनी चाहिए क्लॉज 7 में, यानी कि उस इमरजेंसी को विड्रॉ करने के लिए लोकसभा के सामने ऐसा रेजोल्यूशन लाया जाना चाहिए और उस पे वोटिंग होनी चाहिए। तो वो तभी होगा जब लोकसभा के कम से कम 1/10 मेंबर इस पे अपनी कंसेंट दे दे। लेकिन जब 1/10 मेंबर, कम से कम 1/10 मेंबर इस बात को अपनी कंसेंट दे देते हैं तो वो कंसेंट किसी के सामने तो रखी जाएगी। तो इसके मसले आते हैं। अब यहाँ पर लोकसभा उस समय सेशन में हो या ना हो, यानी कि उस समय लोकसभा का सेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है। यदि सेशन चल रहा है तो यहाँ पर जो कम से कम 1/10 मेंबर जो अपनी कंसेंट देंगे वो रेजोल्यूशन किसको देंगे? सेशन चल रहा है तो किसको देंगे? लोकसभा के स्पीकर को, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को। और यदि नहीं चल रहा है तो देखिए प्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये रेजोल्यूशन किसको दिया जाएगा? ये दिया जाएगा प्रेसिडेंट को। और तब जैसी भी स्थिति हो स्पीकर या प्रेसिडेंट 14 दिन के अंदर विद इन 14 डेज लोकसभा का एक स्पेशल सेशन बुलाएंगे। क्यों बुलाएंगे? ताकि क्लॉज 7 में वो जो हम मेजोरिटी की यानी कि वोटिंग की बात कर रहे हैं उसे फॉलो किया जाए। और अब हम इसमें एक लास्ट प्रोविजन देखेंगे, आर्टिकल 352 क्लॉज 9। देखिए इस बात को आपको पता है कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि पहले 3 ग्राउंड्स थे और उस पे एक ग्राउंड था इंटरनल डिस्टरबेंस का। तो उस समय आप सोचिए जो इंटरनल डिस्टरबेंस जो 1971 में उस समय जो प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी थे उन्होंने 1975 में इंटरनल डिस्टरबेंस के ग्राउंड पे एक नेशनल इमरजेंसी लगाई थी और उसकी बहुत आलोचना भी हुई, बहुत सारे मसले भी हुए। और उस पे जो उसके बाद कांग्रेस के बाद एक गवर्नमेंट रहती है हमारी जनता दल, उसने उस पे ये इंक्वायरी करने के लिए कि जो इमरजेंसी लगाई गई थी क्या वो प्रॉपर थी या नहीं थी, उस पे एक शाह कमीशन भी बैठाया था। वो अलग मैटर है कि उसकी क्या रिपोर्ट थी। लेकिन देखिए जब ये 1975 में इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पे इमरजेंसी लगी थी, उसी समय मैंने अभी आपको बताया था कि 1971 में जब पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया था तो 1971 से लेके 1977 तक वॉर के ग्राउंड पे एक नेशनल इमरजेंसी पहले से एग्जिस्ट थी। और उसी समय जब ऑलरेडी 352 में नेशनल इमरजेंसी एग्जिस्ट थी, आपने 1975 में इंटरनल डिस्टरबेंस के ग्राउंड पे दूसरी इमरजेंसी लगा दी। इस बात की बहुत आलोचना हुई, तो इसको लेके 1975 में एक नया क्लॉज, तो इस पे जब इसमें फिर हमने 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 किया। क्योंकि क्या हुआ कि 1975 में आपने एक इमरजेंसी कर दी दूसरे ग्राउंड पे और ऑलरेडी एक ग्राउंड पे इमरजेंसी एग्जिस्ट कर ही रही थी। तो जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे इमरजेंसी लगाई तो इसकी भी बड़ी आलोचना हुई कि जब ऑलरेडी एक इमरजेंसी लगी है तो आपने दूसरी इमरजेंसी क्यों लगाई। तो यहाँ पर इस बात को भी क्लैरिफाई करने के लिए आर्टिकल 352 में एक नया क्लॉज 9 क्लॉज जोड़ा गया और उसके लिए हमने कौन सा अमेंडमेंट किया? 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975। और इसमें सीधे सीधे बात लिख दी गई कि भले ही एक इमरजेंसी ऑलरेडी प्रोक्लेम्ड हो या एग्जिस्ट करती हो, आप
आर्टिकल 352 में किसी और ग्राउंड पर भी वो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं, उसे एनफोर्स करा सकते हैं। यानी कि जो अब तक आलोचनाएं हो रही थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी, लेकिन क्लॉज 9 जोड़ के 30 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 में हमने बात अब सीधे सीधे लिख दी। यानी कि आप आर्टिकल 352 में दो डिफरेंट ग्राउंड्स पे साइमल्टेनियसली कोई भी इमरजेंसी एनफोर्स करा सकते हैं, प्रोक्लेम करा सकते हैं। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना रहेगा और मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको फायदेमंद होगा, बेनिफिशियल होगा। और अब हम टारगेट फॉर आईक्यू में आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।